गैर परंपरागत ऊर्जा रूपी जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उसके पुराने वीडियो में या पिछले वीडियो में हमने दो ऊर्जा स्रोतों की चर्चा की थी, सौर ऊर्जा के बारे में और दूसरा पवन ऊर्जा के बारे में। आज हम उन दोनों के अलावा शेष बचे हुए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ज्वारीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा के ऊपर। आपको समझना ये है कि ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है। तो ज्वारीय ऊर्जा को समझने से पहले हमें ज्वार का अर्थ आना चाहिए। ज्वार किसे कहते हैं? देखिए, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। सूर्य और चंद्रमा की जो स्थितियां होती हैं वो पृथ्वी पर प्रभाव डालती हैं। सागर का जो जल है, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल की प्रक्रिया के कारण कभी भी स्थिर नहीं रहता, इसमें निरंतर गतियां होती रहती हैं। तो सागरीय जल का या महासागरीय जल का गुरुत्वाकर्षण बल की प्रक्रिया के कारण ऊपर की ओर उठना ज्वार कहलाता है, और ऊपर उठे हुए जल का वापस नीचे की ओर आना भाटा कहलाता है। तो भाटा से फिलहाल हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, तो ज्वारीय ऊर्जा का तात्पर्य ज्वार से है। तो ज्वार का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया। तो सागर का जल निरंतर ऊंचा उठता रहता है। इस ऊपर उठते हुए या ऊंचाई की ओर उठते हुए जल का कैसे सदुपयोग किया जाए, क्योंकि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है और उसमें भी महासागरीय जल की प्रधानता पाई जाती है। तो वेस्ट रूप से हम कहें कि जो महासागरों का जल हमें देखने को मिलता है, इसका हम ज़्यादा प्रयोग नहीं करते क्योंकि सागरों का पानी खारा पाया जाता है, खारापन से युक्त होता है, लवणता से युक्त होता है। तो उस असीमित जो ऊर्जा का संसाधन हो सकता है, उस असीमित जल का मानव के लिए सदुपयोग करने के लिए ज्वारीय ऊर्जा का विकास करने की प्रक्रिया हमारे सामने आई, और सागर में उठती हुई लहरों के द्वारा ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्ति करने की जो प्रक्रिया है, उसे ही हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सागरीय तरंगों और महासागरीय धाराओं से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उसी को ज्वारीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। अब सीधी सी बात है, ज्वारीय ऊर्जा कहाँ उत्पन्न की जाएगी? तो हमारे भारत के आंतरिक भागों में तो उत्पन्न होने वाली है नहीं। हमारा भारत का जो दक्षिणी भाग है, जो प्रायद्वीपीय भाग है, वो सागरीय स्थिति को दर्शाता है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है, भारत के पूर्वी भाग की ओर बंगाल की खाड़ी मिलती है, भारत के पश्चिम भाग की ओर, दक्षिणी पश्चिम भाग की ओर अरब सागर मिलता है, भारत के दक्षिणी भाग की ओर हिंद महासागर मिलता है। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है, तीनों ओर से जल के द्वारा आवृत है, और इन तीनों भागों में ही ज्वारीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा उत्पन्न करने की अनुकूल दशाएं हमें देखने को मिलती हैं। और इसी कारण भारत के तटीय भागों के सहारे ज्वारीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य किया जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर बहुत अधिक मात्रा में ज्वार उत्पन्न होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि मुंबई के आसपास हाई टाइड आता रहता है, उच्च ज्वार आता रहता है। तो कच्छ की खाड़ी के आसपास का एरिया, अरब सागर वाला जो पूरा एरिया है, वो ज्वारी तरंगों के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आदर्श स्थिति को दर्शाता है। इसी कारण भारत के इस क्षेत्र में ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए भी आदर्श दशाएं हमें देखने को मिलती हैं। भारत के पास तटों के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने के लिए व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं। हमारी जो भारत की क्षमता है ज्वारीय ऊर्जा तरंग उत्पादन करने की, वो ज़्यादा है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव, प्रबंधन की कमी, कुशलता के अभाव के कारण हम संभावनाओं का पर्याप्त मात्रा में अभी प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी आशा की जा सकती है कि आने वाला जो समय होगा, निश्चित रूप से भारत के संदर्भ में ज्वारीय और तरंग ऊर्जा के दृष्टिकोण से एक अच्छा समय सिद्ध होगा। इसके पश्चात गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के रूप में शामिल किए जाने वाले एक और नए ऊर्जा स्रोत भूतापीय ऊर्जा की हम चर्चा करते हैं। भूतापीय ऊर्जा कहते किसे हैं? सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भूतापीय ऊर्जा का कॉन्सेप्ट क्या है, जियोथर्मल एनर्जी के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए, शाब्दिक अर्थ लीजिए आप, भू यानी होती पृथ्वी, तापीय का मतलब होता है तापमान, और ऊर्जा का मतलब आप इस तरह समझते हैं एनर्जी या ऊष्मा।
तो पृथ्वी के गर्म होने से प्राप्त होने वाली ऊष्मा या ऊर्जा को ही जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है, भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। अब आपके दिमाग में एक शंका उत्पन्न होगी कि पृथ्वी गर्म कैसे होगी, और यदि पृथ्वी गर्म हो जाएगी तो हम उस पर रहेंगे कैसे। तो यहाँ पृथ्वी का जो गर्म होना है वो बाहरी भाग से संबंधित नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गर्मी पाई जाती है, उस आंतरिक गर्मी का प्रयोग करते हुए एनर्जी जनरेट करना या एनर्जी बनाना भूतापीय ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बहुत अच्छे रूप में पढ़ा होगा पिछली क्लासों में। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी के रूप में, उसके नीचे वाली परत मेंटल के रूप में, और सबसे अंतरतम जो परत होती है क्रोड के रूप में जानी जाती है। तो भूपर्पटी के नीचे जाने पर तापमान, दबाव और घनत्व तीनों बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे तापमान, दबाव और घनत्व बढ़ता है वैसे वैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्मी की मात्रा यानी तापमान की मात्रा भी बढ़ती जाती है। और जहाँ तापमान की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ठोस पदार्थ होते हैं वो लिक्विड रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ठोस से तरल अवस्था में बदल जाते हैं। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में पदार्थों की तरल अवस्था में बदलने के कारण पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है। जो तरल तप्त पदार्थ निकलता है उसे हम मैग्मा कहते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, मैग्मा तब तक कहेंगे जब तक धरातल के अंदर ही है, यानी भूपर्पटी को विच्छेदित करके बाहर नहीं निकला, तब तक मैग्मा कहलाएगा। और यदि मैग्मा भूपर्पटी को विच्छेदित करके धरातली सतह के ऊपर आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसमें मैग्मा न कहकर उसको हम लावा कहेंगे। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पृथ्वी के गर्भ से जो मैग्मा निकलता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और उस गर्म मैग्मा से बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। जब कभी आपने टीवी में, पेपर में कहीं न कहीं सुना होगा या देखा होगा, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो आपने गरम गरम सा लावा निकलता हुआ देखा होगा। उस गरम लावे से कैसे एनर्जी जनरेट की जाए, या उस गरम लावा से ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो ही भूतापीय ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। वर्तमान में तकनीकी ज्ञान, कुशलता के प्रबंधन के कारण धीरे धीरे पृथ्वी के आंतरिक भाग के तापमान का प्रयोग करते हुए एनर्जी जनरेट करने का कार्य किया जा रहा है, और हमारा भारत भी इस दृष्टिकोण से धीरे धीरे एक विकसित होते हुए देश के रूप में शामिल है, या आगे की ओर बढ़ते हुए देश के रूप में शामिल है। भूतापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा पृथ्वी के आंतरिक भाग में आपने कभी कभार सुनोगे गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं, या अचानक पृथ्वी के धरातल से गर्म जल का धरातल के ऊपर उद्गारीकरण हो जाता है। तो गर्म जल के ऐसे स्रोतों को हम गीजर कूप कहते हैं, और गीजर कूपों में हमेशा गर्म पानी निकलता है, और जितना अधिक गर्म पानी निकलेगा उतनी ज़्यादा ताप ऊर्जा जनरेट हो सकती है। तो गीजरों का प्रयोग करते हुए या मैग्मा का प्रयोग करते हुए पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊर्जा या ऊष्मा का प्रयोग करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम भूतापीय ऊर्जा के नाम से, जियोथर्मल एनर्जी के नाम से, या भूतापीय ऊर्जा के रूप में जानते हैं। वर्तमान में भूतापीय ऊर्जा प्राप्ति का एक अच्छा वैकल्पिक स्रोत बनता जा रहा है। हमारे भारत में हालांकि गीजरों और मैग्मा की ज़्यादा उत्पत्ति देखने को नहीं मिलती। भारत में उत्तरी भारत के राज्य के रूप में शामिल किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश नामक जो राज्य है वहाँ भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर मणिकर्ण नामक स्थान है जहाँ पे भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। यदि वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भूमिगत ताप के उपयोग करने का सबसे पहला जो कार्य किया गया था वो संयुक्त राज्य अमेरिका के इडाहो नामक शहर में 1890 में किया गया था। इस प्रयास के पश्चात भूतापीय ऊर्जा की सफलता ने संपूर्ण विश्व में ऊर्जा उत्पादन के लिए लोगों का ध्यान अपनी ओर अग्रसर किया, और उसी का परिणाम है कि आज आसपास के भवनों में ताप देने के लिए या गर्म ऊष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। भारत में जल के पाइपों का जाल तंत्र बनाया गया है, और उन जाल तंत्रों के प्रयोग के द्वारा भी भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है।
गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के इन माध्यमों के अलावा वर्तमान आधुनिक समय में एक नवीन ऊर्जा के स्रोत का विकल्प हमारे सामने उभर कर आया है, और इस नवीन ऊर्जा स्रोत को हम जैव ऊर्जा के रूप में जानते हैं, बायो एनर्जी जिसे कहा जा सकता है। फिर हम शाब्दिक चर्चा करते हैं कि जैव ऊर्जा किसे कहते हैं। जैव का मतलब होता है जीव, तो जीवों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा या ऊष्मा को जैव ऊर्जा कहा जाता है। अब आप फिर सोचेंगे कि जीवों से ऊष्मा या एनर्जी कैसे जनरेट होती है। तो देखो, जैविक जगत में न केवल मानव को ही शामिल किया जाता है, अपितु जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और पादप समुदाय को भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ जो जैविक ऊर्जा उत्पन्न होगी वो विशेष रूप से पादप समुदाय से संबंधित होने वाली है, और पादप समुदायों के जो अंश हैं उनसे संबंधित होने वाली है। आपने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के जैविक अवशिष्टों को देखा होगा। आपके आसपास यदि सरसों की फसल उत्पन्न होती है तो सरसों की फसल में फलियों को काट लेने के बाद में, ऊपर जो फलियां आती है उस पार्ट को काट लेने के बाद में सरसों का डंठल शेष रह जाता है। आपने चावल की फसल को देखा होगा। चावल की फसल में बालियों को काट लेने के बाद में पराली शेष रह जाती है। आपने अपने आसपास विभिन्न प्रकार की ग्वार रूपी, ढैंचा रूपी फसलों को देखा होगा, जिनका भूगर्भ में या भूमि में समायोजन करने की प्रक्रिया की जाती है। आपने अपने आसपास बिना बोए हुए अनायास ही बहुत सारे वनस्पति को उगते हुए देखा होगा। आंख का पौधा है या फिर विभिन्न प्रकार के जो ऐसे पौधे हैं जो बिना उगाए, बिना बोए अपने आप ही उगते रहते हैं। तो वनस्पति के इन अंशों का या वनस्पति के इन घटकों का यदि हम एनर्जी को प्रोडक्शन करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए प्रयोग करना चालू कर दें तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमें मुफ्त में कच्ची सामग्री मिलेगी, किसी प्रकार का कोई पूंजी का व्यय करना नहीं पड़ेगा, और एनर्जी भी जनरेट हो जाएगी। तो जैविक उत्पादों से इस प्रकार से ऊर्जा या ऊष्मा को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसी को वर्तमान में हम बायो एनर्जी के नाम से या जैव ऊर्जा के रूप में जानते हैं। इसके अलावा जैव ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग देखिए, आपने अक्सर अपने आसपास अपने घर में वेस्ट मटेरियल देखा हो, कचरा, घर से बहुत सारा कूड़ा कचरा निकलता है। साधारण शब्दों में कहें, बहुत सारा कूड़ा कचरा निकलता है। यदि उस कूड़े कचरे का भी हम एनर्जी जनरेशन के लिए यूज करना चालू कर दें तो इससे अच्छा सौभाग्य और क्या हो सकता है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखिए, आपके घर रोजाना बहुत सारा कचरा उत्पन्न होता है, उस कचरे को आप यत्र तत्र कहीं भी फेंक देते हैं। जो थोड़े सभ्य लोग हैं, कचरा गाड़ी जो आती है उसमें कचरे को डाल देते हैं। नगर पालिका या नगर निगम उस कचरे को उठाकर ले जाकर डंपिंग यार्ड में डाल देते हैं, लेकिन कचरे का निस्तारण नहीं हुआ। कचरे की जगह जरूर बदल रही है, लेकिन कचरा तो बढ़ता ही जा रहा है। तो यदि इसी प्रकार से लगातार कचरा बढ़ता रहा तो स्थिति क्या होगी। यदि आप कभी दिल्ली के आसपास से गुजरे हैं तो दिल्ली से जैसे ही आप पंजाब की ओर जाएंगे तो आपने रास्ते में यदि गए हैं बाई चांस, यदि आप सड़क यातायात के माध्यम से, तो जैसे आप पंजाब की ओर जाएंगे आपको रास्ते में कचरे का बहुत बड़ा पर्वत सा मिलेगा। अब सोचिए, रोजाना निकलने वाले कचरे से पर्वत तैयार हो गए, कचरा पर्वत जिसको आप कह सकते हैं। तो आने वाला समय प्रत्येक नगर के लिए, छोटे शहर के लिए ऐसी स्थिति को दर्शाएगा। जैसे जैसे किसी शहर की या नगर की जनसंख्या बढ़ेगी, रोजाना निकलने वाले कचरे की मात्रा भी बढ़ेगी, और ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं उस कचरे को ले जाकर डाला जाएगा। तो यदि कचरे को लगातार डाला जाता रहा तो निश्चित रूप से उस जगह छोटा या बड़ा कचरे का पर्वत निर्मित हो जाएगा। तो इस कचरे का क्या संभावित निस्तारण हो सकता है, इस कचरे का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि कचरा निस्तारित नहीं हो रहा, स्थानांतरित हो रहा है, और जब कचरा स्थानांतरित होता है, जहां जाकर भी उसको डाला जा रहा है, निश्चित रूप से उसके आसपास का एरिया या क्षेत्र पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। जब कभी आप किसी कचरे के ढेर के पास से गुजरे हुए होंगे तो आपको एक दुर्गंध आई होगी, और जैसे ही दुर्गंध आती है आप समझ जाते हैं हमारी क्या स्थिति होती है। हम क्षण भर भी वहाँ श्वास लेने के लायक नहीं रहते, या श्वास लेने में असमर्थता सिद्ध करने लगते हैं। तो कल्पना करिए, यदि आपके चारों तरफ कचरे का ऐसा ही पर्वत बन जाए जहाँ गंदगी के ढेर हों, और उसके आसपास यदि हमें रहना पड़े तो जीवन कैसा नारकीय हो जाएगा। ऐसी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए वर्तमान में
इस अवशिष्ट या कूड़े कचरे रूपी कचरे का जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैव ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा या खाना पकाने की गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अपशिष्ट एवं कूड़ा कचरा प्रक्रमित करेगा और ऊर्जा भी जनरेट करेगा। ये विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को अच्छा बनाएगा, उन्हें सुदृढ़ीकरण प्रदान करेगा। और ऐसी स्थिति यदि उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से न केवल पर्यावरण प्रदूषण घटेगा अपितु हमारी आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी, जलाऊ लकड़ी पर दबाव कम होगा। नगर पालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी परियोजनाओं का नई दिल्ली के ओखला क्षेत्र में एक शुभारंभ किया गया है। आने वाले समय में हम ये देखने को मिलेगा कि प्रत्येक नगर अपने यहाँ से जो रोजाना कचरे का या अपशिष्ट का निपटान होता है उसके लिए इसी प्रकार की व्यवस्था करेगा। और यदि ऐसी स्थिति सर्वत्र जनरेट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, विकसित कर दी जाती है तो निश्चित रूप से हम कूड़ा कचरा जनित, अपशिष्ट जनित और जैविक उत्पादों से ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। और यदि इस प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाएगी तो परंपरागत ऊर्जा के जो संसाधन हैं उनके क्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस रूपी जो परंपरागत संसाधन हैं उनको निश्चित रूप से बचाया जा सकता है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करने में जैव ऊर्जा एक महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है और उसका यदि पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ में ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ साथ में नवीन प्रौद्योगिकी ने ऊर्जा का जो विकास किया है वो दिनों दिन अधिक प्रोन्नत होने की ओर अग्रसर है। तो आज का ये जो हमारा वीडियो था नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के रूप में हमने 2-3 साधनों की चर्चा की। भूतापी ऊर्जा की हमने चर्चा की, ज्वारी ऊर्जा की हमने चर्चा की और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का जो संसाधन सिद्ध हो सकता है, स्रोत सिद्ध हो सकता है, बायो एनर्जी की हमने चर्चा की। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।